2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार बड़ी सियासी टक्कर है, क्योंकि आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जी हां, इसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में हुए उपचुनाव के रिजल्ट शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटों पर उपचुनाव पश्चिम बंगाल में हुए। कई सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच साख की लड़ाई है। तो बंगाल, बिहार, पंजाब समेत 4 राज्यों के नतीजे आने हैं उपचुनाव के। इसमें 13 सीटें हैं, 7 राज्य हैं। उपचुनाव के परिणाम आज आएंगे। तो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद यह पहली बड़ी सियासी टक्कर है। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के जो परिणाम हैं वो आने वाले हैं। चलिए, तो 4 राज्यों से हमारे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत सहगल हिमाचल से पूरी खबर आपको बताएंगे, साथ ही आपको सूर्याग्नि रॉय पश्चिम बंगाल की खबर पर आपको अपडेट पहुंचाएंगे। रोहित सिंह बिहार पटना की खबर पर जानकारी आपको पहुंचाएंगे। जालंधर से असीम बस्सी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबसे ज्यादा 4 जो सीटें हैं उपचुनाव यहीं पर हुए हैं और उसके परिणाम आने हैं। सूर्याग्नि, क्या हलचल है, किस तरह की साख की लड़ाई, क्योंकि पहली बार जो अब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद से ये एक टेस्ट है। सूर्याग्नि, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, हम दोबारा रुख करेंगे सूर्याग्नि का। तब तक हम सीधे लिए चलते हैं आपको मंजीत सहगल के पास, चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मंजीत, हिमाचल में क्या अभी खबर, क्योंकि वहां पर भी 3 सीटें हैं, वहां आपके लिए उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहां पर किस तरह की रस्साकशी आपको देखने को मिल रही है? देखिए आशुतोष, जैसे कि आपने बताया, हिमाचल प्रदेश में आज 3 उपचुनाव के नतीजे आने हैं। ये नतीजे आएंगे हमीरपुर से, देहरा से और नालागढ़ से। ये तीन उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन 3 उपचुनाव की वजह बने थे 3 इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपनी सदस्यता से रिजाइन कर दिया था। तो आज ये 3 नतीजे 2 बातों की वजह से बड़े महत्वपूर्ण बने हुए हैं। पहली, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वो स्टेटमेंट की ये 3 चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में भूचाल ला सकते हैं। हालांकि भूचाल कैसे लाएंगे ये उन्होंने साफ नहीं किया, और नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि भूचाल आएगा या नहीं आएगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा से चुनाव लड़ रही है। तो मुख्यमंत्री के लिए और कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। हालांकि ये 3 नतीजे, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया, अगर भाजपा की झोली में जाते दिए तो भी वो बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे, कि उनके पास जादुई आंकड़ा नहीं है। उनके पास सिर्फ 27 विधायक हैं, और अगर 3 मिलते हैं तो भी 30 है, और जादुई आंकड़ा 35 का है। कांग्रेस के पास पहले से ही जादुई आंकड़ा है 35 का, उनके पास कुल 38 विधायक हैं। और ये चुनाव परिणाम आते हैं तो कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा मजबूत होती है। और वही भारतीय जनता पार्टी अगर इनमें कोई करिश्मा दिखाती है तो शायद उनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी सरकार बनाना या तोड़ना उसके लिए दूर की कौड़ी होगा। ठीक है मंजीत, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। जल्दी सभी सहयोगी से अपडेट ले लेते हैं। सूर्याग्नि, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में क्या हलचल है, क्योंकि सभी के लिए ये साख का सवाल है, तो ये लिटमस टेस्ट भी है। देखने वाली बात होगी टीएमसी, बीजेपी या फिर किस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन इसके लिए हलचल किस तरह की है? देखिए आशुतोष, अगर हम बात करें इन 4 सीटों की, तो यहाँ पे 2021 में 3 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की और तृणमूल कांग्रेस ने एक जो एकदम कोलकाता में ही थी, मानिकतला सीट। इस बार देखना होगा कि क्या इस बार क्या बीजेपी वो 3 सीट जीत पाती है कि नहीं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यही है कि 2021 में रायगंज और रानाघाट दक्षिण में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन लोगों ने तृणमूल जब वो जीते थे चुनाव, वो तृणमूल में चले गए। फिर लोकसभा के भी उम्मीदवार बने थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो इस बार फिर से बाईपोल में वो खुद फिर से इंटरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल के टिकट पर। तो यही देखना सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगा कि क्या इन लोगों को फिर से पब्लिक चुनती है कि नहीं। क्या इन जो कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार 2021 में जीते थे बीजेपी के टिकट पे, लेकिन फिर तृणमूल चले गए और अब तृणमूल के टिकट पे बाईपोल लड़ रहे हैं अपने ही क्षेत्र से, क्या वो जीतते हैं कि नहीं, यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा। और कुछ ही देर में ट्रेंड्स सामने उभर कर आ जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि कौन इस बार इन 4 सीट जीत रहे हैं।
आशुतोष। ठीक है सूर्याग्नि, नजर बनाकर रखिएगा। अब बिहार लिए चलते हैं दर्शकों को। बिहार की एक सीट के लिए आज रिजल्ट आना है। रुपौली वो सीट है। रोहित इसके बारे में अपडेट आप सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी रोहित। जी आशुतोष, देखिए बिहार में वैसे तो 5 विधानसभा सीटें जो है वो खाली हुई थी। लोकसभा चुनाव में जो 5 विधायक थे वो जीते थे, लेकिन इस बार उपचुनाव अभी फिलहाल एक ही पर हुआ है, रुपौली पर। और आज नतीजे जब आएंगे तो जाहिर सी बात है सीधी लड़ाई यहाँ पर आरजेडी की बीमा भारती जो उम्मीदवार है बनाम कलाधर मंडल जेडीयू के जो है उनसे है। डायरेक्ट एक तरीके से कहें तो मुकाबला होने वाला है। और बीमा भारती का हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो जेडीयू की विधायकी छोड़कर उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और फिर करारी हार भी उन्हें मिली थी। तीसरे नंबर पर चली गई थी। पप्पू यादव वहां पे जो है निर्दलीय सांसद चुने गए थे, तो बहुत बुरी तरीके से बीमा भारती की हार हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी लालू प्रसाद ने उन पर भरोसा जताया और रुपौली, जहां से वो विधायक थी पहले भी और इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का, फिर से वहां से उम्मीदवार बनाया है उसको। और फिर तेजस्वी यादव ने भी वहां पर कैंपेनिंग की है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने नया कैंडिडेट वहां से उतारा है, कलाधर मंडल। और ऐसे में एक तरीके से कहें तो डायरेक्ट फाइट होने वाला है यहाँ पर जेडीयू बनाम आरजेडी। लेकिन इस पूरे मुकाबले को त्रिशंकु, एक तरीके से कहें तो त्रिकोणीय बना रहा है शंकर सिंह। शंकर सिंह जो है निर्दलीय के रूप में वहां से खड़े हो गए हैं और एक कह सकते हैं बाहुबली छवि की जो उनकी छवि है उस इलाके में, और काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, स्थानीय नेता हैं। तो ऐसे में शंकर सिंह के मैदान में उतरने से ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो नीतीश कुमार की साख जो है वो दांव पे लगी है, क्योंकि ये सीट जो थी वो जेडीयू के पास ही थी। ऐसे में नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि ये सीट जो है वो जीते, ताकि एनडीए का जो आंकड़ा है बिहार में वो ऊपर चला जाए। लेकिन एक चीज बता दूं, जीत हो या हार हो, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है इस वक्त आशुतोष। ठीक है, अब असीम बस्ती का रुख करते हैं। पंजाब से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। असीम, आप क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? देखो मैं बताऊं, जलंधर वेस्ट एक बाइपोल है, एक ही सीट है पंजाब में जहां इलेक्शन हो रहा है। और 2022 में ये सीट आम आदमी पार्टी के शीतल उंगराल उनको टिकट दी थी, आम आदमी पार्टी ने ये सीट जीती थी। लेकिन शीतल उंगराल बीजेपी में चले गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तब ये सीट खाली हो गई। इस बार शीतल उंगराल बीजेपी से लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने महेंद्र भगत को आ रहा है, उसी तरह सुरेंद्र कौर जो है कांग्रेस की हैं। सो एक बैटल ऑफ प्रेस्टीज बन गया है आम आदमी पार्टी के लिए। पिछले 15 दिन से चीफ मिनिस्टर जलंधर में बैठे हुए थे, क्योंकि लोकसभा में भगवंत मान ने बोला था कि आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें जीतेगी पंजाब में, लेकिन सिर्फ 3 सीट आई थी। उसके बाद इतना ज्यादा सेटबैक उनको फील हुआ कि वो लगातार वहां पे कैंपेन कर रहे थे, पूरी पार्टी को लीड कर रहे थे। और यही मैं कह रहा हूं कि ये बैटल ऑफ प्रेस्टीज है आम आदमी पार्टी के लिए, ये सीट को जीतना। क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सीट आती है तो एक रिकवरी मोड में वो पार्टी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी डिफीट हुई है लोकसभा में। 7 सीटें कांग्रेस ले गई और आम आदमी पार्टी जो 92 सीटें आई थी 2022 में, वो 3 पे सिमट गई। सो और इसके बाद 4 बाई इलेक्शन और आने हैं और उसके लिए टोन सेट कर देगा ये जो आज का रिजल्ट आएगा। सो आई थिंक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सब चाहते होंगे हम ये सीट जीत जाएं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जो लोकसभा में मोमेंटम हमारे पास है वो मोमेंटम स्टेट में बरकरार रहे, और आम आदमी पार्टी को लगता है कि जो मोमेंटम हमने लूज किया है वो उसको हम रीगेन करें। चलिए, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास दोबारा लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।